नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और मेरे साथ हैं सुप्रतिम बैनर्जी। क्योंकि लगातार आप ये टीवी स्क्रीन पर हर चैनल पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि श्रद्धा मर्डर केस को किस तरीके से पुलिस सुलझाने में लगी हुई है, अलग अलग जगह पर तलाशी ले रही है और वो सारे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है जो इस केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस समय ये केस किस स्थिति में है? क्या लगता है कितनी जल्दी केस सुलझ पाएगा? जितने भी सुराग मिले हैं क्या वो सबूत में बदल पाएंगे? और पुलिस के लिए ये जो छोटे छोटे सुराग मिल रहे हैं कितने अहम साबित होने वाले हैं? और सबसे पहले तो आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आफताब जो है वो बैग में कुछ ले जाते हुए दिख रहा है, ये कितना अहम होने वाला है? देखिए मनीषा, ये जो सारे सुराग हैं, आने वाले दिनों में यही सुराग सबूत बनेंगे। और जब सबूत बनेंगे तो वो समझ लीजिए कि कानूनी तौर पर जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होंगे। एक एक सबूत एक एक कील की तरह काम करेगा। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज जो मिला है वो छतरपुर इलाके का है, आफताब के घर के पास में। और ये 18 अक्टूबर का है, जिसमें आफताब हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक वैसा ही बैग जिस तरह के बैग में वो कभी श्रद्धा की लाश के टुकड़े काट कर ले जाया करता था। अब सवाल ये है कि क्या 18 अक्टूबर को जब वो गुजर रहा है, इस समय भी क्या वो लाश के टुकड़े ही निपटाने के लिए जा रहा है? ये शक या ये आशंका पुलिस को इसलिए ज्यादा है क्योंकि फुटेज की जो टाइमिंग है वो ये इशारा करती है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। क्या टाइमिंग है? वो टाइमिंग है मुंह अंधेरे सुबह के 4 बजे, जब चारों तरफ अंधेरा है, सूरज अभी उगा नहीं है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। आफताब इतना बड़ा बैग कंधे पर लेकर 18 अक्टूबर को दरमियानी रात में क्या करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सवाल तो ये सबके जहन में है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज हमने और सबने देखा है। उसके पास सिर्फ बैग, एक पिट्ठू बैग ही नहीं, एक गत्ते का कुछ डिब्बा, इस तरह का भी कुछ सामान है। वो किस ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने जो सवाल पूछा, पहले उसका जवाब देता हूँ। गत्ते का डिब्बा हाथ में है, ये बहुत मुमकिन है। अगर वो लाश निपटाने जा रहा है, बैग में अगर लाश के टुकड़े हैं, तो गत्ते का डिब्बा हाथ में रखना उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। अगर एक क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, ताकि अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला या कोई आदमी उसे रोके कि हाँ भाई अभी कहाँ जा रहे हो, पूछताछ हो, तलाशी वाली बात हो, तो सबसे पहले हाथ में जो डिब्बा है वो चेक कराएगा। उसमें हो सकता है जूते हों, ब्रांड न्यू, तो पुलिस देखे लगे कि अच्छा जूते हैं, ये घर जा रहा है, वो कुछ स्टोरी क्रिएट करेगा। तो ये उसका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एलिबी या स्टोरी क्रिएट करने का एक जरिया हो सकता है कि हाथ में उसने गत्ते का डिब्बा पकड़ रखा हो। और ये फुटेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मनीषा कि अगर 18 अक्टूबर तक, मतलब अभी हाल के कुछ दिन पहले तक की ये बात है, अगर लाश के टुकड़े इतने दिनों तक निपटा रहा है और 18 अक्टूबर को भी उसने निपटाया है, तो 18 अक्टूबर को जो टुकड़े निपटाए हैं उसके रिकवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा वो टुकड़े उतने ही, समझ लीजिए कि कहीं खो जाएंगे, कहीं मिट्टी में दफन हो जाएंगे, कहीं किसी जानवर का निवाला बन जाएंगे। लेकिन अगर लेटेस्ट कोई टुकड़ा है तो उसके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर इस फुटेज पर पुलिस की इतनी ज़्यादा निगाह है, पुलिस पूछताछ करके उसको रिकवर कर रही है, तो इसका मतलब पुलिस को कुछ फिशी, कुछ संदेहास्पद इस फुटेज में ज़रूर लगता है। और अगर वो आशंका, वो संदेह सही साबित हुआ तो समझ लीजिए ये सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा एविडेंस आने वाले दिनों में साबित होगा। ठीक है, ये तो होगा। सवाल की कमी नहीं है क्योंकि अनगिनत सवाल सबके जहन में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक ऐसा शख्स जिसने इतनी बेरहमी से श्रद्धा के टुकड़े कर दिए, क्या वो अब बिल्कुल सच सच, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक तरीके से जो जो उसने किया वो पुलिस को बता रहा है? क्योंकि पुलिस तो ये भी कह सकते हैं कोई दूसरा विकल्प बहुत अच्छा है भी नहीं पुलिस के पास, उसकी बात मानने के अलावा। लेकिन क्या वो सब कुछ पुलिस को सही बता रहा है? पुलिस उसके बताए मुताबिक जंगल में जाती है, उसके बताए मुताबिक जो चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके आधार पर काम करती है। तो पुलिस के पास अब क्या ऑप्शन है? और वो जो बता रहा है वो इतना क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, वो क्या सब सच बता रहा होगा? वो इतना शरीफ तो नहीं है। नहीं, सच तो बिल्कुल नहीं बता रहा है मनीषा। कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उस प्रेस नोट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी इस मामले में किसी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में सोचना या उस जानिब तफ्तीश को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुलजिम जो है वो लगातार बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। तो सच तो वो कतई नहीं बता रहा है, और कोई भी मुलजिम इतनी आसानी से सच बताना नहीं है, और खासकर तब जब वो इतना खूनखार हो जैसा कि लग रहा है अब तक की तफ्तीश में। तो अगर वो सच नहीं बता रहा है तो आपने पूछा पुलिस के पास विकल्प क्या है। देखिए, पुलिस के पास इंटरोगेशन करने के तमाम तरीके होते हैं, और कुछ तो वो तरीके हैं जिसमें पुलिस बहुत सख्ती करती है, डराती धमकाती है, ज़रूरत पड़ने पर लगा भी देती है। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा ये होता है कि साइकोलॉजिकली पुलिस ट्रीट करती है।
कई बार बात उगलवाने के और भी कई तरीके हैं जिनके डिटेल में मैं और नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस सच उगलवा लेती है, देर सवेर ही सही। और अगर सच नहीं उगलवाती पुलिस तो इतने हड्डियों के टुकड़े नहीं मिलते, और जो हड्डियों के टुकड़े मिले हैं वो इंसान के हड्डियों के टुकड़े हैं, ये एक नया खुलासा है। देखिए, हड्डी ऐसे तो डीएनए जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि हड्डी इंसान की है या जानवर की है, लेकिन फौरी तौर पर किसी एक हड्डी को देखकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि हम और आप भी जानवर और इंसान की हड्डियों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, स्केलेटन हमने देखा है, हमारे पास क्राइम तक में भी स्केलेटन है, तो हमने देखा है कि इंसान के जिस्म की हड्डियों का आकार, रंग, रूप किस तरह का होता है। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, क्या उन्हें नहीं पता है? तो उन्होंने जंगल से अगर हड्डियां उठाई हैं तो ह्यूमन बोन्स उठाए हैं। अब इतनी सारी इंसानी हड्डियां अगर महरौली के जंगल से उस लड़के के बताए मुताबिक मिल रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। इसी मर्डर केस से रिलेटेड चीजें वहां पड़ी होंगी। तो बहुत उम्मीद है कि जो हड्डियां मिली हैं उसमें से कोई ना कोई हड्डी, अगर मैं कहूं कि चांस लेना है, थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा चांस क्रिएट करते हैं, तो कोई ना कोई हड्डी तो श्रद्धा की ज़रूर होगी। और अगर वो श्रद्धा की हड्डी हुई तो जैसा मैंने कहा कि ये एक और कील ताबूत में साबित होने वाली है। ठीक है, देखिए, अगर हम सबूतों की बात करें तो बहुत सारे सबूत और या फिर कहें कि क्लू जो है वो मिल रहे हैं पुलिस को। ठीक है, इस पर हम बात नहीं करते क्योंकि वो लगातार हम टीवी पर दिखाई रहे हैं, अपने दर्शकों को क्राइम तक पर दिखाई रहे हैं। लेकिन अब इस केस के दूसरे पहलू पर आते हैं। कई पहलू है इस केस में। दूसरा पहलू ये कि हालांकि ये सवाल आपसे पूछना उतना वाजिब नहीं होगा, पर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है? क्योंकि गुस्से में आकर किसी की हत्या कर देना और उसको बाद में स्वीकार कर लेना या फिर उस पर हमें अफसोस होना एक बात होती है, इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ उसको मारना, उसके टुकड़े करना, उसके बाद इतने दिनों तक रखना, उसी कमरे में और भी लड़कियों का आना, तो इस तरह की हरकत करने के पीछे क्या माइंड होता है, क्या साइकोलॉजी होती है ऐसे लोगों की? देखिए, अब तक की जो तफ्तीश है, अभी वो गुनहगार साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर तफ्तीश के हवाले से बात करें और ये मान कर चले कि हाँ वो मुल्जिम है और पुलिस के कहे मुताबिक वो गुनहगार है, क्योंकि पुलिस तो गुनहगार ही मानकर चल रही है, अदालत में साबित होना है। हाँ। तो अगर तो वो गुनहगार है पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक, तो वो भयानक है और साइकोपैथ है। ऐसा साइकोपैथ जिसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये शायद एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिस पर आने वाले दिनों में साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, साइकेटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रिसर्च भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रिमिनल देखिए कई तरह के होते हैं, लेकिन क्रिमिनल अपने किसी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कह लें या सबूत मिटाने के लिए कह लें, इस हद तक गुजर जाएगा, ये कह पाना, सोच पाना बड़ा मुश्किल लगता है। इस कत्ल के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दूसरे कत्ल के मामलों की इतनी चर्चा क्यों नहीं होती? लोग क्यों इसमें इतनी रुचि ले रहे हैं या उनको जिज्ञासा मन में क्यों है? सिर्फ इसलिए कि जिस भयानक तरीके से वो लाश निपटाई गई है, वो जो है वो मतलब रोंगटे खड़े करने वाली है। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें फिट ऑफ रेज में, गुस्से में किसी ने किसी की हत्या कर दी। इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म है क्राइम ऑफ पैशन, अचानक गुस्से में कोई हत्या कर देना। तो अगर कोई इस तरह की हत्या कर देता है तो उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि वो फिर पश्चाताप करता है, पुलिस थाने चला जाता है। कई बार तो मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि सिर काट लिया, कटा हुआ सिर लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और बताया कि हमने कर दिया, हमसे हो गया, ये रहा सबूत, हमें गिरफ्तार कर लो, फांसी देना है दो। लेकिन ये वैसा नहीं है। ये वो है जो हत्या करता है और उसके बाद हथियार खरीदता है, रेफ्रिजरेटर में लाश रखता है और उसके बाद अपनी जिंदगी में मस्त हो जाता है, ड्रग्स का नशा भी कर रहा है, गर्लफ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर रहा है। ये अति है और मतलब ये मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे शायद डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ठीक है, ये तो एक पहलू था। इसका एक और पहलू जिस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हालांकि ये भी मैं बोलूँगी कि आपसे पूछने का वाजिब जो सवाल ये आपके लिए नहीं होगा, पर इसका आप अनुभव के हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्योंकि इस केस के बाद जैसा कि लोग कह रहे हैं कि प्यार से विश्वास उठ गया, या फिर जो यंगस्टर्स हैं। रोकना चाहूँगा, हमारे साथ अरविंद ओझा भी अभी इत्तेफाक से मौजूद हैं दफ्तर में। अरविंद, आप प्लीज़ आइए इस तरफ, जल्दी से आइए, आप यहाँ बैठे, आपसे भी थोड़ी बात कर लें। अरविंद ओझा लगातार इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारी क्राइम रिपोर्टिंग की जो टीम है उसको अरविंद हेड करते हैं। तो उन्होंने जो फील्ड में देखा, जो महसूस किया, जो चीज़ें उन्होंने महसूस की है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो है उस अरविंद से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। अरविंद, ये बताइए, इस केस का ऊंट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा? क्या उसे सज़ा होगी? अब तक की तफ्तीश को देखकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो मजबूत जुटाने होंगे।
और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, आपने देखे होंगे ऐसे नीतीश कटारा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसमें भी तो बॉडी थी, उसको जला दिया था मेरे ख्याल से। तो उसमें वो एविडेंस उस तरह से कलेक्ट करने होंगे। और बड़ी चीज़ ये कि हम लोग चला ज़रूर रहे हैं कि इतने बोन्स रिकवर हुए। और ये भी एक आपको बात बता दूं कि अब तक एक भी जितनी भी रिकवरी हुई है अभी तक FSL एक भी भेजी नहीं गई है, वो भी मालखाने में भी जमा है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो जुटाने होंगे। इसमें अहम बात ये है, जो सबसे जो इसके नेगेटिव में जाएगी आफ्ताब के, कि इसने तो ये बोला जब इससे पूछा गया कि 1 महीने तक दिल्ली और मुंबई पुलिस को इसने घुमाया, जो अपने साइकोलॉजी डिसऑर्डर वाली बात बोली, तो उसने 1 महीने तक मुंबई और दिल्ली पुलिस को घुमाया। जब उससे पूछा गया कि मिसिंग की रिपोर्ट है कि वो तो चली गई, तो ब्रेकअप हो गया। लेकिन उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड कराया गया है मुंबई में मजिस्ट्रेट के सामने कि वो ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। वो ऑन रिकॉर्ड अदालत में वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो गया। उसके बाद जब कॉल डिटेल CDR निकाली जाती है तो श्रद्धा की CDR आती है छतरपुर में, तो मामला यहीं फंसता है। एक बार इंटरप्ट करूंगा, इस चीज को मैं मनीषा थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत मार्के की बात है जो ये बता रहे हैं। कोई भी केस जो है वो कड़ी दर कड़ी, परत दर परत सॉल्व होती है। अरविंद ये बता रहे हैं कि उसने पहले ब्रेकअप की कहानी सुनाई, फॉल्स स्टोरी, और वो फॉल्स स्टोरी का खुलासा कैसे हुआ कि जब पुलिस ने CDR निकाली मोबाइल फ़ोन की, तब देखा कि जो श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन है वो छतरपुर में उसी लोकेशन पर है जिस लोकेशन में श्रद्धा कभी लिव इन पार्टनर के तौर पर रहा करती थी उसके साथ, आफ्ताब के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ब्रेकअप, कथित तौर पर जो ब्रेकअप की कहानी सुना रहा था वो नहीं हुआ, वो ऐसा ब्रेकअप हुआ कि शायद मार ही दी गई। नहीं, इसमें आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। इसमें ये भी है कि वो तो ये बताया, लेकिन उसने बताया तारीख क्या, 22 तारीख को चली गई थी, 22 तारीख को चली गई, 22 मई। हाँ। और 26 मई को श्रद्धा का मोबाइल फोन ऑन होता है, उससे 54,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं। और एक बार फिर लोकेशन कहाँ आती है, छतरपुर में, वहां पर भी वो फंसता है। मेरा भी एक सवाल है कि आप बोल रहे थे कि जो मजबूत सबूत जो है, जो ये प्रूव करे कि उसने ही मर्डर किया है, ये जो छोटे छोटे सबूत हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये लोकेशंस है, ये भी तो एज बिल्कुल एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस। ये जब इसकी मजबूती क्या होगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कई बड़े केसेस में सजा हुई है। मनीषा, इसको छोटे छोटे सबूत कहना भी उचित नहीं है। यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, ये बड़े सबूत हैं। ये प्रूव करते हैं कि श्रद्धा के कत्ल के बाद भी उसकी आइडेंटिटी को वो दुनिया की नज़रों में जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, उसके रुपए लूट रहा था, उसने ट्रांजैक्शन किया। और CDR को देखकर ये पता चलता है। और वो चैट के बारे में भी बताइए। हाँ, जो चैट एक मिला था श्रद्धा की मौत के बाद, वो खुद श्रद्धा बनकर चैट कर रहा था। वो जून तक उसने श्रद्धा बनकर अपना श्रद्धा के कुछ दोस्तों से चैट्स भी किया है। तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसमें होंगे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरफ है। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि अभी तक जितने बॉन्स हैं, अगर फॉरेंसिक में ये वो जो बॉन्स रिकवर हुए हैं वो, और जो श्रद्धा के पिता का DNA लिया गया, वो एक भी बॉन्स मैच होता है, और सबसे बड़ा सबूत तो वो। और बाकी ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। हाँ। जहाँ से फ्रिज खरीदा था, वो फ्रिज का जो शॉपकीपर है उसने आफ्ताब को पहचान लिया है। तो इस तरह के कई एविडेंस हैं। लेकिन हाँ, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, इसलिए खासकर वो कैरेक्टर जो आफ्ताब है, वो कैरेक्टर वो अपने आप में जरूर रिसर्च का सब्जेक्ट बन गया है। हाँ। एक और बात अरविंद आपसे जानना चाहूंगा, ये जो घर में खून के धब्बे वाली जो बात है, जो बेंजीन टेस्ट वाली बात आप बता रहे थे, उसमें क्या उम्मीद बची हुई है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्राइम तक पर ही हमने सबसे पहले खुलासा किया इस बात का कि उस अधिकारी से हमने बात की जो मौका वारदात पर पहुंचा था। तो दरअसल हुआ ये कि जब आफ्ताब से FSL की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम उस फ्लैट पे पूछताछ कर रही थी, तो किचन के पास एक ब्लड का ट्रेस मिला। हाँ। तो जब आफ्ताब से पूछा गया तो उसने बॉडी का एक पीस उस किचन पे रखा था। बहुत मुमकिन है कि उसने वहां पर सफाई नहीं की थी, भूल गया होगा। तो और यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो उसके बाद वो ट्रेस को सैंपल लिया। नंबर एक शेर है ना, वो याद आता है मुझे कि कातिल ने कितनी सफाई से धोई थी आस्तीन, ये जानता नहीं है। हाँ, कि लहू बोलता भी। तो वो फिर वो ट्रेस, उसके अलावा धब्बों का मिलना और कई बार नहीं मिलना, ये भी एविडेंस है। ये भी एविडेंस है कि कितनी बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हुआ, ब्लीचिंग का इस्तेमाल, तो ये भी है। बाकी बाथरूम में वो काटता था, शॉवर चला देता था, ये तमाम वो जानकारी है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताई है। लेकिन एक बार जब इससे पूछताछ हुई पहले दिन की,
तो इसकी लीड पर मेहरौली के एक नाले से कुछ बोन्स भी रिकवर हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि कोई ना कोई कम से कम एक बोन्स तो मतलब रिकवर। मल्टीपल सोर्सेस से या मल्टीपल एफर्ट से, मल्टीपल एंगल से पुलिस ने बहुत सारे सुराग इकट्ठा किए हैं। अगर वो सुराग कल को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में प्रूव हो जाते हैं तो वो कंक्रीट सबूत बनेंगे और फिर उसे सजा होगी। हाँ बिल्कुल सजा होगी, सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर पुलिस एफर्ट करेगी, पुलिस को तो एफर्ट करना होगा, क्योंकि सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता कि परिस्थिति जन्य साच, उसके चांसेस भी तो बहुत कम होते हैं। कई बार लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो यहाँ तो दिल्ली पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी वजह से आज गुरुग्राम गए, मेटल डिटेक्टर लेकर गए, तो वहाँ पर कि कुछ वेपन्स मिल जाएं। और छोड़िए, आमतौर पर मॉनिटरिंग जो है जॉइंट सीपी लेवल का ऑफिसर नहीं करता है कत्ल के मामलों की, लेकिन इसमें जॉइंट सीपी लेवल का ऑफिसर जो है मॉनिटरिंग नहीं, रादर सुपरविजन या एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसमें 6 ऑफिसर, स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल अच्छा, स्पेशल कमिश्नर भी? हाँ, वो मॉनिटर कर, लेकिन मेन जो आपने बोला ज्वाइंट कमिश्नरी उसको मॉनिटर कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा स्पेशल सीपी एमएचए तक ने इसकी रिपोर्ट मांगी। वो इसलिए मांगी क्योंकि एक तो जिस तरीके से कत्ल हुआ, दूसरा कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस तरह से मीडिया कवरेज कर रहा है, और जिस तरह से एक के बाद चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है सीनियर ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन वाकई ये एक काफ़ी लंबे वक्त बाद, हम लोग तो सभी लोग यहाँ जितने लोग हैं, आप भी हैं, एक लंबे वक्त बाद इस तरह का जो क्राइम है वो सामने आया। बिल्कुल। यानी कि कड़ी दर कड़ी अगर जो सबूत मिल रहे हैं, जो सुराग मिल रहे हैं, उसको जोड़ा जाए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप बोल रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो ये पूरी संभावना है कि इस केस में और भी साक्ष्य अब जुटाएगी पुलिस, और जो सज़ा है वो होगी। और पूरा देश चाहता भी है, क्योंकि लगातार सबकी नज़रें भी इस पर बनी हुई हैं। एक आखिरी कमेंट बैनर्जी सर, आप कुछ करना चाहें? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि, और मेरे ख्याल से इससे इत्तेफाक रखेंगे अरविंद, वो ये कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सबसे क्रूशियल साबित होने वाली चीज़ है। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चल जाए कि जो बोन्स रिकवर हुए हैं या जो ब्लड स्टेन हैं, जो कपड़े हैं, वो सारी श्रद्धा के ही हैं, तो चूंकि वो सारी चीज़ें इस लड़के की आफताब की निशानदेही पर बरामद हो रही है और उसके बताए जगहों से वो चीज़ें पिक की जा रही हैं, तो वो, जैसा मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो लास्ट नेल टू द कॉफिन वाली बात साबित होगी, ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और बाकी चीज़ें तो है ही जिनका इन्होंने जिक्र किया, चाहे वो CDR की बात हो, ट्रांजैक्शन की बात हो, लोकेशन को लेकर झूठ सच बोलने की बात हो, और तमाम चीज़ें, वो सब तो हैं ही। मैं इसमें एक ऐड ऑन करूँगा जाते जाते, जैसे सर ने बोला, किसी भी केस में फॉरेंसिक एविडेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन अभी हाल में ही एक ऐसा बड़ा केस आया जब दिल्ली में एक लड़की के साथ छावला वाला, उसमें भी वही फॉरेंसिक इसलिए अहमियत है कि दिल्ली पुलिस ने उसी फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर एक तरीके से लापरवाही बरती थी और सारे दोषी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिए। इसलिए फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो काफ़ी सबूत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे केस से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले क्राइम तक आपके पास पहुंचा रहा है, और आगे भी हम पहुंचाएंगे। आप क्राइम तक को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस चर्चा के लिए बैनर्जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।